हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे और आज का चैप्टर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन या पॉइंट हमारे पास आएगा कि राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। वास्तव में अब बात करते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, देखिए, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कौन था। ठीक है, नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को यानी 1769 को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। ठीक है, अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया और उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक भी बन गया, ये भी याद रखेंगे। अब अगला आ रहा है, उदारवाद क्या है। ठीक है, उदारवाद यानी उदारवाद यानी लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के, यहाँ पे लातिनी लिखा हुआ है, लातिनी भाषा के मूल शब्द लीबर पर आधारित है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। निरंकुशवाद क्या होता है, तो यहाँ बात करेंगे कि ऐसी सरकार या एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश न हो, उसी को निरंकुश कहते हैं। अब बात करेंगे जनमत संग्रह की। जनमत संग्रह क्या होता है, रेफरेंडम कहते हैं इसको। ठीक है, तो कह रहा है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष नहीं। ठीक है, तो जबकि जो डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र होता है, उसमें अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, अब यूटोपिया कल्पना आदर्श, ये क्या चीज़ है, तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो जाता है। अब नया आ जाता है रूमानीवाद क्या है, तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है, रूमानीवाद है। अब जुंकर्स, देखिए, प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, किसमें, जुंकर्स में। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रवाद के उदय के कारण, देखिए, किसी भी कोई भी चीज का उदय होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ऐसे ही राष्ट्रवाद का भी उदय होता है ना, तो इसके पीछे भी कारण है। सबसे पहला कारण है निरंकुश शासन व्यवस्था, दूसरा है उदारवादी विचारों का प्रसार, तीसरा है समानता, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा कि सभी लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, समान हैं। ठीक है, बंधुत्व का नारा, ये इसमें शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका उदारवाद के मुख्य कारण है ये। ठीक है, अब बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ, तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, नागरिक संहिता 1804 में हुआ, वियना की संधि 1815 में हुआ, और फिर उदारवादियों की क्रांति 1848 में, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच हुआ था, और इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1871 तक हुआ था। अब उसका टॉपिक पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी होता है। भिन्नता रहेगी तो फिर तो राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसमें समान होना चाहिए। फिर कह रहा है यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैप्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के
पहले, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फिर यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभक्त था। अब पहला जो है वो था उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग। कुलीन जैसे बहुत बड़े बड़े घरानों वाले लोग जो है कुलीन वर्ग कहलाते थे। निम्न वर्ग यानी कृषक वर्ग आते थे। अब उच्च वर्ग कुलीन वर्ग जो है उसमें कम जनसंख्या थी। उच्च वर्ग तथा सर्व वर्चस्व जमाने वाले लोग थे। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक थे। सभी अधिकार उनको दिए जाते थे। निम्न वर्ग कृषक वर्ग में बात करेंगे तो इनमें जनसंख्या अधिक थी, ठीक है। ये निम्न वर्ग के कहलाते थे। जमीनहीन यानी या तो उनके पास जमीन ही न थी या तो किराए पे रहते थे। किसी भी प्रकार के अधिकार इनको नहीं दिए जाते थे, ठीक है। यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया और वह था नया वर्ग जो था वो मध्यम वर्ग था, ठीक है। नया मध्यम वर्ग क्या था इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। तो देखिए जो नया मध्यम वर्ग है इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। कर अब पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार हर जगह फैलने लगा, यानी राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में फैलने लगी। और इसी वजह से जो है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कह रहा है इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण जैसे चीजों का तथा पूंजी का आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया गया। जो सीमा शुल्क लगता है यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमको क्या टैक्स पे करना होता है स्टेट एक्सचेंज करने बदलने पर, ठीक है। अब तो टोल टैक्स है आज के ज़माने में। टोल टैक्स दूसरी चीज़ रहेगी, वो व्यापार के लिए जो था, ठीक है। किसी भी चीज़ को मंगाते हैं, जैसे अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने जो है भारतीय वस्तुओं पे जो है कर लगाना शुरू कर दिया है। अब तो इसके लिए एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम था जालबेराइन, ठीक है। जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। इससे पहले 30 से ज़्यादा थी, ठीक है। 30 से ज़्यादा करेंसी चलती थी, लेकिन अभी क्या किया करेंसी को जो है सारी हटा करके सिर्फ 2 करेंसियों को कर दिया गया। नेपोलियन के समय केवल पुरुष थे, जिसके पास धन है वही वोट दे सकते थे, ठीक है। पैसा रहेगा तभी वोट दे पाएंगे, नहीं वोट नहीं दे पाएंगे। अब जालबेराइन क्या है यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, एक संगठन था। देखिए जालबेराइन जो है एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था और इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी, जैसा कि मैंने अभी बताया। कह रहा है जो पहले 20 से भी अधिक थी, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। यही भी हम लोगों ने बात किया था कि 30 से ज़्यादा था, यहाँ पे जो है 20 से ज़्यादा मेंशन हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है और 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है। और इस क्रांति के बारे में बात करते हैं तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी और इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था, निरंकुश जिसपे कोई अंकुश न हो। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने एक ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जो है पैदा हो गई, ठीक है। सामूहिक पहचान मतलब राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई, जन्म ले ली। और बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे, ठीक है। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए जो कदम थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सामूहिक पहचान बनाने के लिए
प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसमें सबको कानून का अनुभव हो। आंतरिक या आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। भार तथा माफी की एक समान व्यवस्था लागू की गई। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया, जिसको नाम दिया गया क्या, जैकोबिन क्लब नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए। ठीक है। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए संविधान पर आधारित शासन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार हैं, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा है, नेशनल असेंबली का गठन है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और है कि माप तौल की एक समान व्यवस्था। ठीक है। और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। इसके बाद हम लोग आगे की अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।